Hi everyone, I am Shivani. In today's video, we will be discussing an important topic from our genetics unit that is human genetics disorder. और ये हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन में कौन कौन से जेनेटिक्स डिसऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं तो ये हमें दो तरह से देखने को मिलते हैं, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकंड वन इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फर्स्ट हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का मतलब है ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसमिट करते हैं और इन्हें इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो फर्दर दो तरह से हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑटोसोमल। ऑटोसोमल का मतलब है ये डिसऑर्डर हमें ऑटोसोम्स में देखने को मिलते हैं। एंड सेकंड इज द सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर अगर हमें सेक्स क्रोमोसोम में देखने को मिलते हैं तो उन्हें सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहा जाता है। ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कि 44 ऑटोसोम देखने को मिलते हैं एंड वन पेयर जो है वो हमें सेक्स क्रोमोसोम का देखने को मिलता है। फीमेल में एक्स एंड एक्स होता है, मेल में एक्स एंड वाई होता है। अगर डिसऑर्डर जो है इस सेक्स क्रोमोसोम में है तो उसे सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहा जाता है, और अगर इन ऑटोसोम्स में डिसऑर्डर होता है तो उसे ऑटोसोमल डिसऑर्डर कहा जाता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो है वो फर्दर हमें दो तरह से देखने को मिलता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर एंड ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है। सेकेंड हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो ये भी हमें फर्दर दो तरह से देखने को मिलता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये आउटलाइन है हमारी क्लासिफिकेशन का, इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर को। मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंडर ऑटोसोमल जो डिसऑर्डर होते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, जिसमें आता है एल्जाइमर्स डिजीज। इसके जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो 20th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, और 20th क्रोमोसोम जो होता है वो ऑटोसोम होता है। तो ऑटोसोम हमारे पास 22, ह्यूमन के केस में 46 क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 22 जो हैं वो ऑटोसोम होते हैं एंड वन पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। तो 20th क्रोमोसोम के ऊपर जो है ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहा जाता है एल्जाइमर डिजीज। और ये डिजीज जो है वो 20th क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है, ऑटोसोम में देखने को मिलती है, और ये डोमिनेंट डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। न्यूरो डिग्रेडेशन इसमें होती है, कॉज ड्यू टू प्रायोन्स प्रोटीन की वजह से हमें ये देखने को मिलता है। इसे स्लो वायरस या एनिमल वायरस कहा जाता है। फर्स्टली अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस हमें देखने को मिलता है, वेरोइड्स होते हैं एंड प्रायोन्स होते हैं। वेरोइड जो टर्म दिया है वो टी ओ डाइनर ने इसे डिस्कवर किया है। ये न्यूक्लियो प्रोटीन होती हैं, इनमें लो मॉलिक्यूलर वेट देखने को मिलता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, अप्रोक्सीमेटली 230 न्यूक्लियोटाइड इसमें प्रेजेंट होते हैं। विदाउट कोट प्रोटीन कोट इसमें अब्सेंट होता है एंड ओनली प्लांट डिजीज ये कॉज करते हैं, फॉर एग्जांपल PSTD जिसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कहा जाता है, एंड CSVD जिसे क्राइसेंथेमम स्टंट डिजीज कहा जाता है। तो ये हमें देखने को मिलते हैं विरोइड्स। अगर प्रायोन्स की अगर हम बात करें तो ये दिया है प्रूस्नर ने। एबनॉर्मेलिटी फोल्डेड जो प्रोटीन्स होती हैं, बीटा प्लेटेड प्रोटीन्स होती हैं, वो एबनॉर्मली अगर फोल्डेड हो उन्हें कहा जाता है। इनमें हमें न्यूक्लिक एसिड नहीं देखने को मिलता है, अब्सेंट होता है न्यूक्लिक एसिड, और ये डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन डिजीज में। तो ह्यूमन में ये डिजीज न्यूरो डिग्रेडेशन जो करते हैं वो प्रायोन्स की वजह से देखने को मिलता है, और एल्जाइमर डिजीज जो होती है वो इन प्रायोन प्रोटीन्स की वजह से ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रायोन प्रोटीन्स किस तरह से वर्क करती हैं। अगर हम इस डिजीज की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 20 पे जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं, नॉर्मल जो जीन होती है, नॉर्मल जो प्रोटीन हमें देखने को मिलती है दैट इज PRP-C प्रोटीन प्रेजेंट होती है। नॉर्मल ये सेलुलर प्रोटीन्स होती हैं और अल्फा हेलिक्स प्रोटीन इन्हें कहा जाता है। इस तरह से हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसमें ये अल्फा प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है, और ये प्रेजेंट होती है नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये ट्रांसपोर्ट और स्टेबिलिटी का काम करती हैं। इसी तरह से हमारे पास ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और न्यूरॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे अल्फा हेलिक्स प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इन केस अगर म्यूटेशन एबनॉर्मलिटीज हमें देखने को मिलती है इन प्रोटीन्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये चेंज हो जाती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन में। पहले ये अल्फा हेलिकल थी, देन म्यूटेशन के बाद ये चेंज हो जाती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन में। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करती हैं, जिन्हें बीटा प्रोटीन कहा जाता है या बीटा एमिलॉइड प्रोटीन कहा जाता है। इस तरह से ये बीटा एमिलॉइड प्रोटीन की फॉर्मेशन करती हैं, जो डिपॉजिट हो जाती हैं नर्व सेल की जो सेल बॉडी होती है उसके अंदर ये चली जाती हैं। तो इस सेल बॉडी में जब ये
एबनॉर्मल प्रोटीन फोल्डेड हो जाती हैं तो उन्हें कहा जाता है बीटा एमिलॉइड प्रोटीन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में दो तरह के सेल होते हैं, नर्व सेल एंड ग्लियल सेल। ये ग्लियल सेल फर्दर 4 तरह के होते हैं, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लियल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड अपेंडिमल सेल्स। अगर हम इन माइक्रोग्लियल सेल्स की बात करें तो ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। जितना भी सेल में जो डैमेज होता है या रिमूवल जो सेलुलर डेब्रिस होता है, डैमेज सेल्स होते हैं, उनके लिए पैथोजेनिक होते हैं। तो इस तरह से ये बीटा एमिलॉइड प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है, डिपॉजिट होती है सेल बॉडी में, वो इसके लिए फॉरेन पार्टिकल्स होता है जिसे ये इंगल्फ कर देते हैं और इसके वाइड स्प्रेड से न्यूरो डिसफंक्शन हो जाता है, ब्लॉक कम्युनिकेशन की वजह से सेल्स की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये अल्जाइमर डिजीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। सेकेंड डिजीज हम डिस्कस करते हैं, दैट इज हंटिंगन्स कोरिया डिजीज। इसके जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 4 पे हमें देखने को मिलते हैं, जो कि ऑटोसोम होते हैं और ये प्रोटीन इंटरफेयर करती हैं नॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो ब्रेन का होता है उसको ये इंटरफेयर करती हैं। नेक्स्ट इज द ब्रेकडेक्टाइली डिजीज। इसमें फिंगर एंड पाम जो है वो छोटे होते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीडेक्टाइली। एक्स्ट्रा फिंगर एंड टोज जिनमें हमें देखने को मिलता है उसे कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, इसमें हमें देखने को मिलती है। मोर देन 5 फिंगर जिनमें होती है उसे कहा जाता है पॉलीडेक्टाइली। एक्स्ट्रा फिंगर अगर साइड ऑफ थंब में हमें देखने को मिलता है उसे रेडियल कहा जाता है, एंड एक्स्ट्रा फिंगर ऑन द साइड ऑफ लिटिल फिंगर होता है उसे अल्नर कहा जाता है। तो ये सभी जो हैं वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्रेनोडेक्टाइली। इसका मतलब होता है मॉर्फन्स सिंड्रोम इसे कहा जाता है। फिंगर वेरी थिन होते हैं और वेरी लॉन्ग स्पाइडर लाइक फिंगर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इसके जो पेशेंट हैं दैट इज अब्राहम लिंकन को ये डिजीज हुई थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टेस्ट ब्लाइंडनेस। टेस्ट ब्लाइंडनेस ये कंडीशन होती है जिसमें पर्सन जो है वो टेस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तो इसके लिए जो टेस्ट होता है पीटीसी करवाया जाता है, फिनाइल थायोकार्बेमाइन इसे कहा जाता है। पीटीसी का ओरिजिनल टेस्ट जो है वो बिटर हमें देखने को मिलता है। ये एक डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। अगर कैपिटल पी जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो उसका बीटर टेस्ट हमें देखने को मिलता है, और अगर किसी में कैपिटल पी एंड स्मॉल जी होते हैं तो उनमें भी हमें बीटर टेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर स्मॉल पी अगर होता है तो नो टेस्ट उसमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से टेस्ट ब्लाइंडनेस जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट डिसऑर्डर हम डिस्कस करते हैं दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में फर्स्ट इज द फिनाइलकीटोन्यूरिया। इसे प्लाइट्रोपी कहा जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ लीवर एंजाइम। फिनाइलकीटोन्यूरिया में लीवर जो एंजाइम होता है उसकी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। ये लीवर एंजाइम है, इसे हम PAH कहते हैं, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन इससे यही पूछा जाता है फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है वो किसकी डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें देखने को मिलता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से, जिसे PAH कहा जाता है। नॉर्मली अगर हम देखें कि ये फंक्शन कैसे करता है, इन केस ऑफ फिनाइल एलेनिन जो होता है एक एरोमेटिक अमीनो एसिड होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ PAH की प्रेजेंस में ये फिनाइल एलेनिन जो है वो कन्वर्टेड हो जाता है टायरोसिन में। टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प इसको करता है PAH। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ PAH, अगर PAH जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो ये टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट होता है, और जो फिनाइल एलेनिन है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है ब्लड में, जिसकी वजह से ये एक्युमुलेट होने लगता है ब्रेन में, और ऑल्सो ये सेक्रेट आउट होता है यूरिन से भी, और यूरिन में इन द फॉर्म ऑफ कीटोन बॉडीज ये फॉर्म करता है, और यूरिन से ये कीटोन बॉडी की फॉर्म में जो है वो पास आउट होता है। इसे कहा जाता है फिनाइलकीटोन्यूरिया। इस तरह से हमें ये डिजीज देखने को मिलती है। तो इसकी जो डेफिशिएंसी होती है ये ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से ये डिजीज कॉज होती है। सेकेंड हम डिस्कस करते हैं अल्कैप्टोन्यूरिया। इसे ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। फर्स्ट जेनेटिकली डिस्कवर किया था इसे A. गैरोड ने, और ये डेफिशिएंसी ऑफ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेनेस्टिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से अल्कैप्टोन्यूरिया डिजीज हमें देखने को मिलती है। नॉर्मल केस की अगर हम बात करें तो अल्कैप्टोन्यूरिया जो है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस HAO एंजाइम ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। लेकिन अगर ये HAO एंजाइम अब्सेंट है, इसकी डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से डिपोजिशन ऑफ अल्कैप्टोनोन जो है, अल्कैप्टोन की डिपोजिशन जो है वो ब्लड में बढ़ जाती है, और ये पास्ड आउट होता है यूरिन से, और यूरिन जब से ये पास होता है तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर
एक्सपोजर टू एयर जो है वो यूरिन जो है वो ब्लैक कलर का टर्न हो जाता है, जिसे कहा जाता है अल्कैप्टेन्यूरिया, और ब्लैक यूरिन डिसऑर्डर इसे कहा जाता है। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एल्बिनिज्म, लैक ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेलानिन पिगमेंट। इस डिजीज में मेलानिन पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है, और ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। तो एल्बिनिज्म जो हमें देखने को मिलता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसीज की वजह से हमें ये देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जो टायरोसिन होता है, टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, और इस टायरोसिन को कन्वर्ट किया जाता है इनटू डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एरेनिन में, और इसे जो कन्वर्ट करता है वो टायरोसिनेज एंजाइम जो है इसे कन्वर्ट करता है। तो टायरोसिन इज कन्वर्टेड इनटू DHPA इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम, और ये DHPA जो है वो प्रिकर्सर होता है मेलानिन पिगमेंट का। इसी प्रिकर्सर की वजह से मेलानिन पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर डेफिशिएंसी ऑफ टायरोसिनेज एंजाइम हो जाती है तो टायरोसिन जो है वो DHPA में कन्वर्ट ही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मेलानिन पिगमेंट जो है वो भी प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। तो मेलानिन पिगमेंट की जो है वो डेफिशिएंसी भी हो जाती है, या लैक ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेलानिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हेयर, आई और कलरलेस देखने को मिलते हैं, और वो पर्सन जो है हमें एल्बिनो देखने को मिलता है। एल्बिनिज्म जो है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज टाई-सेक्स डिजीज, जिसे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है। ये लिपिड मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर होता है। डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम हेक्सामिनिडेज एंजाइम की वजह से हमें ये देखने को मिलता है। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं एंजाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाई-सेक्स डिजीज जो है वो किस वजह से हमें देखने को मिलती है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है, किसका डिसऑर्डर है, इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है। नॉर्मल अगर हम फंक्शन की बात करें तो सिर्फ स्फिंगोमाइलिन जो है, स्फिंगोमाइलिन एक लिपिड है न्यूरॉन का है, तभी ये हेल्प करता है। अगर इसे एंजाइम जो है वो हेक्सामिनिडेज एंजाइम मिलता है तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है वो करता है। लेकिन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हेक्सामिनिडेज एंजाइम, स्फिंगोमाइलिन जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है नर्व सेल्स में ही, जिसकी वजह से नर्व कंडक्शन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। इसे कहा जाता है टाई-सेक्स डिजीज। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज सिकल सेल एनीमिया, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हीमोग्लोबिन। तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसमें क्वाटर्नरी प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, जिसमें कि 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। एक अल्फा चेन में 144 अमीनो एसिड होते हैं, और एक बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो बीटा चेन जो होती है उसके 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर इसमें रिप्लेसमेंट होती है, इस ग्लूटामिक एसिड जो है वो जो 6th पोजीशन पे प्रेजेंट है बीटा चेन के, वो अगर रिप्लेस हो जाता है वैलिन में, तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। और इसमें ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हमें देखने को मिलता है। और ये पॉइंट म्यूटेशन में भी टाइप है मिस सेंस म्यूटेशन का। तो पॉइंट म्यूटेशन की जो मिस सेंस म्यूटेशन होती है वो हमें ये देखने को मिलती है। नॉर्मली अगर हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो व्हेन ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा चेन, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन अगर इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है तो ये ग्लूटामिक एसिड जो है वो चेंज हो जाता है वैलिन में, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की शेप चेंज हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हीमोग्लोबिन हो जाता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो पॉलीमराइज करता है इन आरबीसी में। नॉर्मली अगर हम आरबीसी की बात करें तो इस तरह से आरबीसी का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इसके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर ये हीमोग्लोबिन डिस्टॉर्टेड हो गया है, इसकी वजह से आरबीसी जो है वो सिकल शेप हो जाता है, और ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है इसकी डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमें देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल अनीमिया की अगर हम बात करें तो इसमें पॉइंट म्यूटेशन, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, मिस सेंस म्यूटेशन ये हमें देखने को मिलता है। सिकल सेल अनीमिया प्लाइट्रोपी का एग्जांपल है, क्योंकि एक जीन जो है वो मोर देन कैरेक्टर के लिए कोड करती है। शेप जो है हीमोग्लोबिन की भी चेंज हो रही है, और चेंज जो है वो शेप आरबीसी की भी चेंज होती है, जिसे हम प्लाइट्रोपी कहते हैं। सिकल सेल अनीमिया लिथैलिटी भी शो करता है। कोडोमिनेंस भी इसमें हमें देखने को मिलती है। कोडोमिनेंस होती है सिकल सेल ट्रेट के केस में। सिकल सेल ट्रेट का मतलब है जिसमें कि HbA नॉर्मल है और HbS जो है वो सिकल शेप है। मतलब कि 100% में से 50% जो है वो नॉर्मल हेमोग्लोबिन होता है, एंड 50% जो हेमोग्लोबिन है वो सिकल शेप अगर होता है तो उसे सिकल सेल ट्रेट कहा जाता है, जो कि कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। मलेरिया रेजिस्टेंस भी हमें इसमें देखने को मिलती है।
कोडोमिनेंट, जब सिकल सेल ट्रेड होते हैं उसमें वो मलेरिया के रेसिस्टेंट देखने को मिलते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये स्टेबिलिटी और नेचुरल सिलेक्शन इसमें हमें देखने को मिलती है। बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन इसे कहा जाता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन जो है मतलब होता है उसका, इसे सेंट्रीपिटल नेचुरल सिलेक्शन भी कहा जाता है। इस तरह से हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA से डिनोट किया जाता है, और अगर किसी को सिकल सेल अनीमिया हुआ है तो उसे HbS से डिनोट किया जाता है। तो नेचर जो है वो नॉर्मल अगर हीमोग्लोबिन होता है तो उसमें जो है वो मलेरिया कॉजिंग एजेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो मलेरिया कॉजिंग एजेंट होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। तो ये प्लाज्मोडियम जो है वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, और आरबीसी में अगर प्लाज्मोडियम मलेरियल प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से डेथ जो है वो हो जाती है। और अगर सिकल सेल शेप की हम बात करें तो सिकल सेल शेप अगर किसी का हेमोग्लोबिन होता है तो उसकी भी डेथ हो जाती है। लेकिन जो सिकल सेल ट्रेड होते हैं जिसमें कि 50% हेमोग्लोबिन होता है और 50% सिकल शेप होता है, ये नेचुरली जो है वो हमें देखने को मिलता है इन द अफ्रीका के जो कॉन्गो पर्सन होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है ये सिकल सेल ट्रेड। तो नेचर ने ऑटोमेटिकली ये इन्हें स्टेबलाइज किया है, क्योंकि जो अफ्रीका के कॉन्गो पर्सन थे उनकी जो डेथ है वो मलेरिया की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से नेचुरली जो आगे की जनरेशन थी उनमें सिकल सेल ट्रेड हेमोग्लोबिन देखने को मिलता है, जिसमें कि 50% जो है वो हेमोग्लोबिन हमें नॉर्मल देखने को मिलता है और 50% जो है वो सिकल शेप होता है, जिसकी वजह से इनकी ये जो पर्सन होते हैं ये सर्वाइव करते हैं। तो अफ्रीका के कॉन्गो पर्सन में हमें देखने को मिलता है इस तरह का सिकल सेल ट्रेड इनमें प्रेजेंट होते हैं। अगर नॉर्मल हेमोग्लोबिन होगा तो उसमें प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होगा, और प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया जो है उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर हेमोग्लोबिन जो है वो सिकल सेल ट्रेड वाला होगा जिसमें कि 50% नॉर्मल आरबीसी है और 50% जो सिकल शेप होते हैं, तो इनमें प्लाज्मोडियम जो है वो सर्वाइव नहीं करता है, तो इनमें मलेरिया होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं या नहीं हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हेमोग्लोबिन पूरा का पूरा सिकल शेप्ड हो जाएगा तो इसमें अगर आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से भी डेथ जो है वो पर्सन की हो जाती है। तो इस तरह से अफ्रीका के कॉन्गो पर्सन में हमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मलेरिया कॉजिंग एजेंट जो वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें मलेरिया कॉज ना हो, तो नेचर ने नेचुरली ये सिलेक्ट किया है। तो इन्हें स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। ये सेंट्रीपिटल नेचुरल सिलेक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट डिजीज हम डिस्कस करते हैं, दैट इज थैलेसीमिया। इसे कोलेज अनीमिया भी कहा जाता है। जीन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, जो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने वाली जीन्स होती हैं वो जीन्स प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम नंबर 16 एंड क्रोमोसोमल 11 पे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया हमें दो तरह से देखने को मिलता है, थैलेसीमिया ए एंड थैलेसीमिया बी। थैलेसीमिया ए की अगर हम बात करें तो थैलेसीमिया ए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 16 पे। क्रोमोसोम नंबर 16 जो है मैटरनल के क्रोमोसोम पे भी और पैटर्नल दोनों के क्रोमोसोम में ये प्रेजेंट होता है थैलेसीमिया के जीन HbA1 HbA2। इस तरह से ये जीन जो थैलेसीमिया की प्रेजेंट होती हैं वो क्रोमोसोम 16 पे हमें थैलेसीमिया ए की जीन्स देखने को मिलती है। तो ये एलील रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, और ये जो जीन इसमें प्रेजेंट हैं, ये जो एलील प्रेजेंट हैं, ये प्रोडक्शन करती हैं अल्फा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन की। लेकिन अगर इनमें म्यूटेशन हमें देखने को मिलती है जिसकी वजह से अल्फा चेन जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है उसकी लेस प्रोडक्शन होती है, और अगर उसकी लेस प्रोडक्शन होती है इसका मतलब जो डिजीज़ है वो थैलेसीमिया डिजीज़ ए हुई है अगर अल्फा चेन की प्रोडक्शन कम है। सेकंड हम बात करते हैं थैलेसीमिया बी। इसके जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं HbB, ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 11। दोनों के क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, पैटर्नल के भी और मैटरनल के भी, और ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं जीन प्रोडक्शन ऑफ बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन का बनाने का ये काम करती हैं। लेकिन अगर इनमें डिलीशन या म्यूटेशन देखने को मिलती है जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन की जो है वो कम हो जाती है, तो उस पर्सन में थैलेसीमिया बी डिजीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थैलेसीमिया की। तो थैलेसीमिया में लेस प्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है, हेमोग्लोबिन का अमाउंट जो है अगर लेस अगर होता है तो उसमें थैलेसीमिया डिजीज होती है। लेकिन इसमें शेप जो है वो नॉर्मल ही रहती है, शेप में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए इसे क्वांटिटेटिव एनीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम सिकल शेप्ड अनीमिया की बात करें या सिकल सेल अनीमिया की बात करें तो इसमें शेप जो है वो चेंज होती है हेमोग्लोबिन की, लेकिन अमाउंट जो है वो सेम ही रहता है, तो इसे क्वालिटेटिव अनीमिया कहा जाता है। तो इस तरह से क्वांटिटेटिव थैलेसीमिया को कहा जाता है एंड क्वालिटेटिव जो है वो सिकल सेल अनीमिया को कहा जाता है। दोनों ही अनीमिया के डिसऑर्डर हैं। तो सिकल सेल अनीमिया जो है वो क्वालिटेटिव अनीमिया होता है और थैलेसीमिया जो है वो क्वांटिटेटिव अनीमिया है। नेक्स्ट डिजीज हम डिस्कस करते हैं जिसे सिस्टिक फाइब्रोसिस कहा जाता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का ही एग्जाम्पल है। इसमें डिसऑर्डर जो है वो
क्लोरीन आयन चैनल्स का देखने को मिलता है। हाई प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन की वजह से स्वेट में क्लोरीन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इसे कहा जाता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर दैट इज गोचर डिजीज, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज सेर्बोसाइडेज एंजाइम की वजह से हमें ये देखने को मिलता है। नॉर्मल केस दिस एंजाइम का अगर हम बात करें तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसे लाइसोसोमल डिसऑर्डर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज ग्लैक्टोसीमिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का ही एग्जाम्पल है। डेफिशिएंसी ऑफ जीपीटी एंजाइम की वजह से हमें देखने को मिलता है। जीपीटी का मतलब है ग्लैक्टोज फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफिरेज, जिसे हम जीपीटी कहते हैं। तो नॉर्मल केस में ये ग्लैक्टोज जो है उसको ग्लूकोज में चेंज करता है। ये हमें देखने को मिलता है चिल्ड्रन में। ग्लैक्टोसीमिया डिसऑर्डर की वजह से चिल्ड्रन आर अनेबल टू डाइजेस्ट द मिल्क, तो बच्चे जो हैं वो मिल्क को डाइजेस्ट इसमें नहीं कर पाते हैं, तो उसे कहा जाता है ग्लैक्टोसीमिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर हम डिस्कस करते हैं एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर को हम डिस्कस करते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है, जिसमें फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया, इसे ब्लेडर्स या रॉयल डिजीज या क्रिसमस डिजीज कहा जाता है। नेक्स्ट इज द डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें डिफेक्ट आता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन में, और डिस्ट्रोफिन जो प्रोटीन होती है, ये डिस्ट्रोफिन जो जीन्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं एक्स क्रोमोसोम में। ये लार्जेस्ट जीन है। तो डिस्ट्रोफिन जीन्स जो हैं वो सबसे लार्जेस्ट जीन जो हैं वो होती हैं। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हेल्प इन द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करती हैं। अगर इनमें डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर हमें देखने को मिलता है, इसे कहा जाता है डिस्ट्रोफिन जीन की वजह से ये हमें देखने को मिलता है। लार्जेस्ट अगर हम जीन की बात करें तो डिस्ट्रोफिन जीन जो है वो एक्स लिंक जीन है और लार्जेस्ट ये जीन होती है। मिनिमम जीन प्रेजेंट होते हैं वाई क्रोमोसोम में, दैट इज 231 जीन जो है वो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज 2968 जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1 एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, दैट इज 231 जीन। एंड लार्जेस्ट जीन इज द डिस्ट्रोफिन जीन जो एक्स लिंक जीन होती है। नेक्स्ट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, इसे G6PD डेफिशिएंसी भी कहा जाता है। कॉन्गो पर्सन में ये डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। जो अफ्रीका के कॉन्गो पर्सन होते हैं उनमें ये डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। तो G6PD एंजाइम स्टेबलाइजर मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का ये काम करते हैं। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आरबीसी मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाएगी, जिसकी वजह से पर्सन जो है कम इन कॉन्टैक्ट विद द सल्फा ड्रग और फावा बीन, जिसे वीसिया फावा कहा जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज फेविज्म, इसे कहा जाता है, वो हमें देखने को मिलता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ G6PD की डेफिशिएंसी से ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी फर्दर दो तरह से हमें देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड सेकेंड इज द न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसमें डिसऑर्डर ऑफ डिलीशन हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्रू-डू-चैट सिंड्रोम आता है। डिसऑर्डर ऑफ डुप्लीकेशन आते हैं। डिसऑर्डर ऑफ ट्रांसलोकेशन हमें देखने को मिलता है, जिसमें CML आता है जो 9th एंड 12th क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। बर्किट्स लिम्फोमा आता है जो 8th एंड 14th क्रोमोसोम में हमें देखने को मिलता है। सेकेंड, अगर हम न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें डिसऑर्डर ऑफ एन्यूप्लाइडी हमें देखने को मिलता है, जिसमें डिसऑर्डर ऑफ मोनोसोमी आता है जिसमें 2n-1 होता है, एंड डिसऑर्डर ऑफ ट्राइसोमी आता है जिसमें 2n+1 हमें देखने को मिलता है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करते हैं डिसजंक्शन क्या होता है। डिसजंक्शन का मतलब होता है सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द एनाफेज। तो एनाफेज जो स्टेज होती है उसमें क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमेटिड ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस और मियोसिस। तो इस तरह से जो मेटाफेज होती है, मेटाफेज में माइटोसिस की बात करें या मियोसिस 1 की बात करें या मियोसिस 2 की बात करें, तो इस तरह से क्रोमोसोम मेटाफेज में हमें इक्वेटर पे देखने को मिलते हैं। और ये क्रोमोसोम जो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं माइटोसिस 1 में। होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब है इस तरह से अगर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि हमें
ये क्रोमोसोम मेटाफेज पे इस तरह से अगर हमें देखने को मिलते हैं, इन्हें हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम हमें माइटोसिस 1 एंड मियोसिस 2, इन दोनों में हमें होमोलोगस क्रोमोसोम ही देखने को मिलते हैं। बाइवेलेंट टेट्राड की बात करें तो मियोसिस 1 में हमें देखने को मिलते हैं। बाइवेलेंट का मतलब है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम अगर होते हैं, और टेट्राड का मतलब है 4 सिस्टर क्रोमेटिड इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं मियोसिस 1 में बाइवेलेंट टेट्राड जो इक्वेटर पे प्रेजेंट होते हैं मेटाफेज स्टेज में। तो जब इनमें सेग्रीगेशन होती है, सेग्रीगेशन होने का मतलब है जिस तरह से इनको ये स्पिंडल फाइबर जो हैं पुल करते हैं टुवर्ड्स द पोल, इसकी वजह से ये होमोलोगस क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो पोल की तरफ जो है वो सेग्रीगेट करती हैं। और बाइवेलेंट टेट्राड में भी हमें सेम इसी तरह से सेग्रीगेशन देखने को मिलता है, तो उसे कहा जाता है डिसजंक्शन, अगर ये नॉर्मली इस तरह से सेग्रीगेट होते हैं। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है, एनुप्लॉइडी का ये एक कारण होता है। एनाफेज में हमें नॉन डिस्जंक्शन देखने को मिलती है। नॉन डिस्जंक्शन का मतलब है कि ये सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे हैं। ये अगर सेग्रीगेट नहीं होती हैं तो उसे हम नॉन डिस्जंक्शन कहते हैं। ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड मियोसिस में हमें ये नॉन डिस्जंक्शन देखने को मिलती है। तो नॉन डिस्जंक्शन की अगर हम बात करें, ये एनुप्लॉइडी का एक कारण है। ये एनाफेज में हमें देखने को मिलता है, सोमैटिक और जर्मिनल सेल्स में दोनों में देखने को मिलता है, और माइटोसिस एंड मियोसिस में ये प्रेजेंट होते हैं। तो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस, अगर ये सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो सेग्रीगेट नहीं होते हैं उसे कहा जाता है नॉन डिस्जंक्शन। तो ये हमें एनाफेज माइटोसिस में देखने को मिलता है, एनाफेज ऑफ माइटोसिस 1 एंड एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में भी हमें ये देखने को मिलता है। नॉन डिस्जंक्शन हमें दो तरह का देखने को मिलता है, नॉन डिस्जंक्शन ऑफ माइटोसिस एंड नॉन डिस्जंक्शन ऑफ मियोसिस। मियोसिस में नॉन डिस्जंक्शन जो है मियोसिस 1 एनाफेज 1 में देखने को मिलता है, एंड नॉन डिस्जंक्शन 2 जो है वो एनाफेज 2 में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से नॉन डिस्जंक्शन जो है ये टर्म हमने डिस्कस की है। मोस्टली ये नॉन डिसजंक्शन अकर ड्यूरिंग द oogenesis फॉर्मेशन ऑफ एग के दौरान हमें देखने को मिलता है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है सेग्रीगेशन, अगर क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं हुआ है तो उसे नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फीमेल फिटस है, ये फीमेल फिटस जो है फीमेल की बॉडी के अंदर जब होता है तभी इसमें ओवरी की डेवलपमेंट जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो ओवरी के अंदर जो है वो oogonia फॉर्म होते हैं। जब ये फीमेल फिटस ही अभी अगर होता है तभी इसमें oogonia फॉर्म होने लग जाते हैं, और oogonia के आउटरली जो मेम्ब्रेन फॉर्म्ड होती है, देन इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte होते हैं, और ये oocyte जो है मियोसिस 1 की प्रोसेस करते हैं। और मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 होती है उसके डिप्लोटीन स्टेज तक ये कंटिन्यू करता है एंड उसमें ये अरेस्ट हो जाता है। तो डिप्लोटीन स्टेज जो है वो अरेस्ट हो जाती है मियोसिस 1 की। देन इसके बाद जब प्यूबर्टी फीमेल में देखने को मिलती है जिसमें कि रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं, देन ये मियोसिस 1 फिर कंटिन्यू होती है। तो मियोसिस 1 फिर कंप्लीट हो जाती है, ये प्राइमरी oocyte जो है सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, एंड सेकेंडरी oocyte फिर एंटर करते हैं मियोसिस 2 में। और मियोसिस 2 की जो मेटाफेज होती है, मियोसिस 2 की मेटाफेज में ये दोबारा से अरेस्ट हो जाते हैं। तो अरेस्ट, ये फर्स्ट अरेस्ट हमने डिस्कस किया डिप्लोटीन स्टेज में हमें देखने को मिलता है, एंड लेटर अरेस्ट देखने को मिलता है मेटाफेज 2 में, और इसके बाद ये रिज्यूम करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म के साथ उसके बाद ही ये प्रोसेस फिर आगे हमें देखने को मिलती है कंटिन्यू। स्पर्म फ्यूज करता है मैच्योर oocyte के साथ, स्पर्म न्यूक्लियस को डोनेट करता है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इससे डोनेट होता है, एंड प्रोक्सिमल स्पर्म न्यूक्लियस एंड प्रोक्सिमल सेंट्रियोल आर इन्वॉल्व इन ट्रिगरिंग द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2। जब ये सेकेंडरी oocyte बनता है ड्यूरिंग द oogenesis, ये अरेस्ट हो जाता है, लेकिन ओवरी से ये रिलीज हो जाता है ड्यूरिंग ओवुलेशन, बट अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 में, मियोसिस 2 में। जैसे ही स्पर्म एंटर करता है ये इंड्यूस करता है स्पर्म कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड अनदर पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होती है। देन इसके बाद फ्यूजन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस एंड ओवम का जो फ्यूजन होता है जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बनता है, द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू इंडिविजुअल।
इन oogenesis ड्यूरिंग मियोसिस के दौरान पोलर बॉडी एंड ओवम की फॉर्मेशन होती है, जिसमें होमोलोगस पेयर जो हैं वो सेग्रीगेट होते हैं और एक ओवम में जाता है और एक पोलर बॉडी में जाता है। नॉर्मल केस में ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक पोलर बॉडी में जाता है और एक जो है वो सेल्स के अंदर जाता है। लेकिन अगर इसमें नॉन डिस्जंक्शन हुआ है, ये क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक में ही ये दोनों क्रोमोसोम अगर चले जाते हैं तो इस तरह से ये नॉन डिस्जंक्शन हमें देखने को मिलता है। और स्पर्म अगर इसके साथ फ्यूज करता है, स्पर्म से जो है वो अगर एक्स क्रोमोसोम जो है, स्पर्म में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो अगर इसके जो गैमेट हैं वो एक्स गैमेट जो है वो फ्यूज करते हैं इस सेल के साथ, देन इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक्स सेल ही देखने को मिलता है। अगर एक ही एक्स होता है तो एक्स और जीरो जो है वो एक एनुप्लाइडी का डिसऑर्डर है, जिसे टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है। तो इस तरह से टर्नर सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसी तरह से अगर ये oogenesis में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या गैमीट्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, दोनों ही जो नॉन डिस्जंक्शन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अगर हमें एक में ही दोनों देखने को मिल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों जो हैं, ये दोनों ही अगर इसी में आ जाते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स एंड एक्स जो है वो सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे हैं और दोनों ही अगर हमें इस तरह सेल में देखने को मिलते हैं, और अगर इसका फ्यूजन जो है वो मेल के वाई क्रोमोसोम के साथ हो जाता है, तो यहाँ पर हमें जो है वो एनुप्लाइडी देखने को मिलती है और उसे कहा जाता है एक्स एक्स एंड वाई, जो कि कैलवेंटर सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से नॉन डिस्जंक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एनुप्लाइडी के जो डिसऑर्डर हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं इस स्टेज पे। नेक्स्ट अगर हम डिसऑर्डर ऑफ एनुप्लाइडी को डिस्कस करें, ये हमें दो तरह से देखने को मिलते हैं, डिसऑर्डर ऑफ मोनोसोमी एंड डिसऑर्डर ऑफ ट्राइसोमी। मोनोसोमी में 2n-1 होता है एंड ट्राइसोमी में 2n+1 होता है। जिसमें मोनोसोमी में हम डिस्कस करते हैं टर्नर सिंड्रोम, जिसमें कि एक एक्स और 0 क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है। ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ये हिट्रोसोमल डिसऑर्डर या एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इसे कहा जाता है। नॉन डिस्जंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से oogenesis के दौरान ये नॉन डिस्जंक्शन होती है, उसी की वजह से हमें देखने को मिलता है। तो इसमें फर्टाइल या स्टेराइल रिड्यूस ओवरी देखने को मिलती है और जो बार बॉडी फॉर्मेशन होती है वो नेगेटिव बार बॉडी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइसोमी डिसऑर्डर की। ये दो तरह से हमें देखने को मिलती है, ऑटोसोमल ट्राइसोमी भी देखने को मिलती है और हिट्रोसोमल ट्राइसोमी भी देखने को मिलती है। ऑटोसोमल ट्राइसोमी जो है वो डाउन सिंड्रोम में हमें देखने को मिलती है। डाउन सिंड्रोम में ये ट्राइसोमी हमें इस तरह से देखने को मिलती है ड्यूरिंग द oogenesis, जब ये गैमीट जो है ये क्रोमोसोम नंबर 21 पे होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 21 है, तो 21st जो क्रोमोसोम है इसमें एक क्रोमोसोम जो है वो पोलर बॉडी में जाएगा और एक इस तरह से सेल में डिवाइड करता है। लेकिन अगर इसमें नॉन डिस्जंक्शन हुआ है तो ये दोनों ही क्रोमोसोम जो है वो हमें एक में ही देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये दोनों ही जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेल्स में आ जाते हैं और जब इसका फ्यूज़न जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ होते हैं और स्पर्म्स के साथ फ्यूज़ होने के बाद इसमें ये एक्स क्रोमोसोम जो है वो अगर इसमें आ जाता है तो यहाँ पर हमें ये 3x क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो अगर 3x क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं, डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये एक ऑटोसोमल ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। क्रोमोसोम नंबर 21 की हम बात करते हैं तो इस तरह से क्रोमोसोम नंबर 21 हमारे पास होता है। और अगर इस क्रोमोसोम में नॉन डिस्जंक्शन हुआ है, मतलब कि ये क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट नहीं होता है, इसकी वजह से पोलर बॉडी में हमें 0 देखने को मिलता है और ये दोनों ही हमें जो क्रोमोसोम है वो देखने को मिलते हैं इन द ओवम, और ओवम में ही ये दोनों क्रोमोसोम होते हैं। एंड इफ़ द फर्टिलाइजेशन अकर, तो स्पर्म का जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है वो इसके साथ फ्यूज़ होता है। फर्टिलाइजेशन जब होती है तो मेल से भी जो 21st क्रोमोसोम होता है वो सेग्रीगेट होता है और इसी में आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्राइसोमी 3 क्रोमोसोम जो है वो 21st क्रोमोसोम में देखने को मिलते हैं, जिसे ट्राइसोमी कहा जाता है। इसी तरह से एडवर्ड सिंड्रोम हमें ट्राइसोमी जो है वो 18th क्रोमोसोम में देखने को मिलती है। पेटेव सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी हमें 13th क्रोमोसोम में देखने को मिलती है। ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये डिसऑर्डर जो है वो अराइज होते हैं। तो ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हिट्रोसोमल ट्राइसोमी। हिट्रोसोमल ट्राइसोमी जो है इसमें हम एग्जाम्पल डिस्कस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस तरह से हम इसमें हमें एक्स एक्स एंड वाई क्रोमोसोम जो है वो देखने को मिलते हैं। मेल के केस में ये होती है, इसमें बार बॉडी जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज द
gynecomastia कंडीशन, जिसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलती है मेल के केस में, मेल स्टेराइल होता है, टेस्टिस अंडर डेवलपमेंट होती है इस केस में। थर्ड हम बात करते हैं सुपर फीमेल या मेटा फीमेल, जिसमें कि हमें इस तरह से XXX देखने को मिलते हैं। ये सुपर फीमेल जो है हिट्रोसोमल ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जैकोब सिंड्रोम, इसे क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहा जाता है, और इसमें हमें 44 ऑटोसोम और XYY देखने को मिलता है। ये एक सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और ये हिट्रोसोमल ट्राइसोमी इसमें हमें देखने को मिलती है, जिसे जैकोब सिंड्रोम कहा जाता है। तो इस तरह से ये हमें डिसऑर्डर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम कंसेप्ट डिस्कस करते हैं बार बॉडीज क्या होता है, और इन बार बॉडीज को कहा जाता है सेक्स क्रोमेटिन या डोजेस कंपनसेशन इन्हें कहा जाता है। फर्स्टली इसे ऑब्जर्व किया था बार एंड बर्ट्रम ने इन नर्व सेल ऑफ कैट में। तो कैट में इन्होंने जब इन्हें देखा तो इन्होंने ऑब्जर्व किया जो डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर होते हैं नियर द न्यूक्लियस वो अब्सेंट इन्हें देखने को मिलते हैं मेल कैट में, लेकिन फीमेल कैट में इन्हें ये देखने को मिलते हैं, जिसे इन्होंने नेम दिया था बार बॉडी। सुस्मी ओहनो he suggested that bar body in female is nothing but the inactive X chromosome out of 2। वो inactive chromosome जो फीमेल में प्रेजेंट होता है वही होता है ये बार बॉडी। फीमेल में 2 XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है, जिसे हम बार बॉडी कहते हैं। डोजेस कंपनसेशन का मतलब है इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द इंफॉर्मेशन ऑफ जीन ऑफ X क्रोमोसोम इन मेल एंड फीमेल। तो डोजेस कंपनसेशन का मतलब है अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं, और अगर हम मेल की बात करें तो मेल में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। तो अगर हम इनके इंफॉर्मेशन ऑफ जीन को इक्वलाइज करें, मेल में X एक ही होता है और फीमेल में हमें 2X देखने को मिलते हैं। तो इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द इंफॉर्मेशन ऑफ जीन ऑफ X क्रोमोसोम, तो X क्रोमोसोम के जीन की इंफॉर्मेशन को अगर हमने इक्वलाइज करना हो तो इक्वलाइज करने के लिए एक X क्रोमोसोम, फीमेल का एक X क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। ड्यूरिंग द एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट ही ये X क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। इस तरह से इसे इनएक्टिव X क्रोमोसोम को कहा जाता है बार बॉडी। One of the X chromosome of the female get inactive is that the bar body। और बार बॉडी अगर हमने निकालना हो फॉर्मूला इसके लिए होता है नंबर ऑफ बार बॉडी कितने हैं, इसे निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं नंबर ऑफ X क्रोमोसोम -1। तो इसी तरह से फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर हमने नंबर ऑफ बार बॉडीज निकालना हो तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ X। तो X फीमेल में हमें 2 देखने को मिलते हैं, तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो फीमेल के केस में हमें 1 बार बॉडी जो है वो देखने को मिलती है। और इसी तरह से हाँ अगर हम मेल की बात करें तो मेल में अगर हमें फॉर्मूला पुट करेंगे तो इसमें हम मेल में X एंड Y क्रोमोसोम होते हैं, तो नंबर ऑफ X जो है वो 1 ही देखने को मिलते हैं, एंड नंबर ऑफ -1 अगर हम इसे करेंगे तो दैट इज 0। तो हमें फीमेल के केस में ही हमें बार बॉडी देखने को मिलती है, मेल के केस में जो है वो बार बॉडी अब्सेंट होती है। लेकिन हमने डिसऑर्डर डिस्कस किया है दैट इज कैलिफेंटर सिंड्रोम, जो एक डिसऑर्डर होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं X एंड Y इसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो इसमें फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ X है 2 -1 दैट इज 1 हमें देखने को मिलता है, और ये हमें सिंड्रोम जो है वो मेल में देखने को मिलता है। तो इस तरह से पॉजिटिव जो बार बॉडी हमें देखने को मिलती है कैलिफेंटर सिंड्रोम ये डिसऑर्डर होता है, जिसमें 44 ऑटोसोम हमें देखने को मिलते हैं, और इस तरह से XXY हमें देखने को मिलते हैं, जो कि मेल में ये डिसऑर्डर होता है, और इसमें हमें पॉजिटिव बार बॉडी जो है वो देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम में हमें 44 ऑटोसोम देखने को मिलते हैं एंड XO इसमें देखने को मिलता है, जिसमें कि एक ही X देखने को मिलता है, और ये फीमेल के केस में डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि बार बॉडी अगर हम इसमें निकालेंगे तो बार बॉडी X क्रोमोसोम -1 होता है, और X क्रोमोसोम यहाँ 1 ही है, तो 1 - 1 अगर हम करेंगे दैट इज 0। तो ये फीमेल के केस में भी हमें नेगेटिव देखने को मिलती है। इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम में बार बॉडी जो है वो नेगेटिव होती है इन केस ऑफ फीमेल। तो इस तरह से बार बॉडी जो है वो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कैरियोटाइप क्या होता है एंड आइडोग्राम किसे कहा जाता है। कैरियोटाइप का मतलब है मॉर्फोलॉजी और जो क्रोमोसोम होता है उसे कैरियोटाइप कहा जाता है, एंड आइडोग्राम जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है क्रोमोसोम की उसे कहा जाता है। डेनवर ने सिस्टम दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, इन्होंने इसे दिया था इन 1959 में। तो क्लासिफिकेशन जो इन्होंने बेस लिया था दैट इज साइज ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी है, जिसमें इन्होंने 7 ग्रुप में इसमें डिवाइड किया है A B C D E F एंड G। इस तरह से 7 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड किया है क्रोमोसोम को। तो नेक्स्ट हम इसे डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट हम बात करते हैं ग्रुप्स की। तो इस तरह से इन्होंने ये 7 ग्रुप्स लिए हैं और देन इसके बाद साइज लिया है एंड पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के बेसिस पे। तो सेंट्रोमियर अगर हमें सेंटर में देखने को मिलता है, मेटासेंट्रिक का मतलब होता है जिसकी पी एंड क्यू आर्म जो है वो इक्वल होती है, उसे मेटासेंट्रिक कहा जाता है। सब मेटासेंट्रिक का मतलब होता है जिसकी जो सेंट्रोमियर होता है वो टुवर्ड्स हमें एंड की तरफ एक देखने को मिलता है, जिसमें पी आर्म शॉर्ट होती है और क्यू आर्म जो है वो लॉन्ग होती है, उसे सब मेटासेंट्रिक कहा जाता है। तो सब मेटासेंट्रिक का मतलब है कि सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर में अगर ना हो, मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो है सेंटर में होता है। इसी तरह से एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है टुवर्ड्स द एंड हमें अगर देखने को मिलता है और इसमें बहुत छोटी जो है वो पी आर्म होती है और क्यू आर्म जो है बहुत लॉन्ग होती है। नेक्स्ट सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक जो है इसी तरह से हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन फीमेल ह्यूमन के केस में टिलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर जो वो प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इन्होंने नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया है। तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रुप ए की। तो ग्रुप ए में इन्होंने जो क्रोमोसोम को रखा है दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1, 2 एंड 3 जो है वो ग्रुप ए में है। इनका साइज लार्ज होता है और ये मेटासेंट्रिक होते हैं। तो मेटासेंट्रिक होने का मतलब है सेंटर में सेंट्रोमियर होगा और पी एंड क्यू इसमें प्रेजेंट होंगे और ये लार्ज हमें देखने को मिलता है। ग्रुप बी में इन्होंने लार्ज ही रखा है लेकिन सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को रखा है, जिसमें 4 एंड 5 क्रोमोसोम नंबर 4 एंड 5 प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप सी में मीडियम होते हैं, सब मेटासेंट्रिक ये होते हैं और इसमें 6 to 12 जो क्रोमोसोम होते हैं वो, और एक्स क्रोमोसोम भी सब मेटासेंट्रिक ही होता है और ये मीडियम साइज का। ग्रुप डी में मीडियम को इन्होंने रखा, एक्रोसेंट्रिक होते हैं ये, 13, 14, 15 जो क्रोमोसोम है वो एक्रोसेंट्रिक देखने को मिलता है। ग्रुप ई में स्मॉल होते हैं, सब मेटासेंट्रिक होते हैं, 16, 17, 18 क्रोमोसोम जो हैं वो सब मेटासेंट्रिक होते हैं। ग्रुप एफ में इन्होंने स्मॉल को रखा जिसमें सब मेटासेंट्रिक 19 एंड 20 देखने को मिलते हैं। इसी तरह से ग्रुप जी में इन्होंने वेरी स्मॉल को रखा, एक्रोसेंट्रिक 21 एंड 22 एंड वाई क्रोमोसोम। तो एक्रोसेंट्रिक का मतलब है जिसमें कि ये सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द एंड हमें देखने को मिलता है और शॉर्ट इसमें पी आर्म होती है और क्यू आर्म भी हमें ज़्यादा इसमें लॉन्ग नहीं देखने को मिलते क्योंकि ये क्रोमोसोम बहुत ही शॉर्ट होते हैं। वेरी स्मॉल ये क्रोमोसोम हमें देखने को मिलते हैं। और एक्रोसेंट्रिक का मतलब होता है जिसमें कि सेंट्रोमियर टुवर्ड्स द एंड की तरफ होता है और स्मॉल इसमें पी एंड लॉन्ग क्यू आर्म होती है, लेकिन इस क्रोमोसोम का जो साइज होता है बहुत छोटा हमें देखने को मिलता है। तो 21, 22 एंड वाई क्रोमोसोम जो होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं, एक्रोसेंट्रिक होते हैं। 19 एंड 20 जो क्रोमोसोम होते हैं वो मेटासेंट्रिक होते हैं लेकिन ये भी स्मॉल होते हैं। होता तो इसमें सेंट्रोमियर सेंटर में है लेकिन जो इसकी पी एंड क्यू आर्म होती है वो भी छोटी होती है, तो छोटा ये हमें देखने को मिलता है 19 एंड 20। नेक्स्ट 16 और 17, 18 जो है वो सब मेटासेंट्रिक और स्मॉल। इसी तरह से इन्हें 7 ग्रुप में डिवाइड किया है क्रोमोसोम को। तो 1 to 22 जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, इस तरह से हमें ये देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।